नमस्कार, घड़ी मिला लीजिए। इंडिया न्यूज से सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं हूं राजीव शर्मा। अगले आधे घंटे में ले चलेंगे हम आपको हर उस खबर पर जो अपडेट रखेगी दिन भर। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। शुरू कर रहे हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज 63 साल के हो गए हैं। मोदी का ये जन्मदिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि ठीक 4 दिन पहले मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 63वें जन्मदिन को लेकर यूपी बीजेपी में काफी उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता इस मौके पर 63 किलो लड्डू और 63 पटाखा बम लेकर पहुंचे। मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद के मणिनगर में पूरा इलाका पोस्टरों से पट गया। मोदी के इन पोस्टरों में अलग अलग जुमलों का इस्तेमाल किया गया। एक दिन पहले से ही बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने में जुट गए थे। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की तरफ से नमो गीत का तोहफा दिया गया। मुंबई बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए तोहफा तैयार किया है। हालांकि जिस महिला ने इस गीत को बनाया है वो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखती। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर उनके मुरीद अलग अलग तरीकों से इसका जश्न मना रहे हैं। अहमदाबाद के खड़िया इलाके में गणेश आरती के दौरान मोदी के मुखौटे लगाकर पूजा अर्चना की गई। समर्थकों ने मोदी के लिए दुआ मांगी। आज गुजरात में 1 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करना शुरू कर देंगे। गुजरात के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महबूब अली ने दावा किया है कि बहुत जल्द ही अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से मोदी का सम्मान किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली बीजेपी आज सुबह एक हवन कराएगी। वहीं गांधीनगर के टाउन हॉल में मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन समारोह में साधु संत मौजूद होंगे। आसाराम की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टल गई है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। आसाराम की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने पैरवी की। इस बीच आसाराम की पैरवी करने पहुंचे सीनियर वकील जेठमलानी ने पीड़ित लड़की को बालिग बताया। उन्होंने कहा कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और बहकावे में आकर उसने आसाराम पर ये संगीन इल्जाम लगाए हैं। आसाराम को जमानत देने के पक्ष में राम जेठमलानी ने अपना पक्ष रख दिया। अब हाईकोर्ट में जेठमलानी के सवालों पर सरकारी वकील और पीड़ित लड़की के वकील 18 सितंबर को अपनी बात रखेंगे। इसके बाद ही जज निर्मलजीत कौर ये फैसला देंगी कि आसाराम को बेल मिले या नहीं। आसाराम की जमानत अर्जी की पैरवी के लिए वकील राम जेठमलानी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रवानगी से पहले उन्होंने आसाराम को बेगुनाह बताया और मीडिया को ही हड़काने लगे। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, निजाज करते हो। देखो कुछ बात नजर में आता है, कहां से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझ लूंगा। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। यानी 30 सितंबर तक आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में रहना होगा। सुनवाई के दौरान जोधपुर कोर्ट में आसाराम कभी झल्ला उठे तो कभी गिड़गिड़ाने लगे। जज से उन्होंने कहा कि जेल में नींद नहीं आती और दिमाग की नस में दर्द होता है। जज से वो जेल नहीं भेजने की गुहार लगाते रहे, लेकिन राहत नहीं मिली। उधर आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में अभी वक्त लग सकता है। जोधपुर कोर्ट में पुलिस ने अर्जी देकर चार्जशीट फाइल करने के लिए और मोहलत की मांग की है। जोधपुर पुलिस ने कहा है कि केस की फरार आरोपी शिल्पी से पूछताछ नहीं हुई है, इसलिए चार्जशीट फाइल करने में समय लगेगा। एमरी के मंदसौर में आसाराम बापू के आश्रम को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आसाराम सीतामऊ के दमाखेड़ी गांव की सरकारी भूमि पर क्यों कब्जा जमाए बैठे हैं। तहसीलदार और पटवारी ने अतिक्रमण हटाने को कहा है। आसाराम को राहत नहीं मिली तो उनके सेवादार और केस के दूसरे आरोपी शिवा का भी यही हाल रहा। जोधपुर कोर्ट ने शिवा की भी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। शिवा को भी आसाराम की तरह 30 सितंबर तक जोधपुर सेंट्रल जेल में रहना होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के समर्थकों और साधकों ने गुंडई दिखाई और इंडिया न्यूज की टीम को कवरेज करने से रोका। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जब छिंदवाड़ा आश्रम के कवरेज के लिए गए तो उनके साधकों ने उन्हें रोक दिया और कैमरा तक बंद करवा दिया। आसाराम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इंदौर में उनके आश्रम को लेकर जिला प्रशासन ने 3 नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जिला प्रशासन के मुताबिक यहां नियमों के खिलाफ आश्रम का निर्माण किया गया है।
मुजफ्फरनगर में हिंसा प्रभावित इलाकों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती मुजफ्फरनगर जाने की तैयारी में है। उमा भारती आज मुजफ्फर जाएंगी दिल्ली से और मलिकपुरा गांव का दौरा करेंगी। इससे पहले मुजफ्फरनगर हिंसा के करीब 3 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी थे। तीनों ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इशारों ही इशारों में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जान माल की रक्षा करना इनका फर्ज है। मिलनी चाहिए और साथ ही साथ सरकार का ये फर्ज बनता है कि जानो माल की हिफाजत की पूरी कोशिश की जाए ताकि लोग एक बार फिर अपने घरों में जाकर बस सकें। मुजफ्फरनगर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यहां वो कई महिलाओं से मिली और उनकी पीड़ा से रूबरू हुई। अपनी कहानी बयां करते करते कई महिलाएं रो भी पड़ी। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिंसा पीड़ितों का हालचाल जाना। बैरिकेडिंग के करीब जाकर उन्होंने लोगों का दर्द सुना और उन्हें सांत्वना दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के तावली गांव भी पहुंचे। सुरक्षा घेरा तोड़कर यहां उन्होंने हिंसा के चलते प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सोनिया राहुल ने राहत कैंप का भी दौरा किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस हिंसा को लेकर पीएम ने इशारों में यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए तो समाजवादी पार्टी चिढ़ गई। पार्टी प्रवक्ता राम गोपाल यादव ने कहा कि सोनिया राहुल के इशारे पर पीएम ने ऐसा बयान दिया। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने भी पीएम सोनिया के मुजफ्फरनगर दौरे पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पीएम सोनिया के दौरे को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पीएम सोनिया के मुजफ्फरनगर दौरे पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब सब कुछ लुट पिट गया तो फिर दौरे का क्या फायदा। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार के साथ ही केंद्र पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्त रहते अगर केंद्र ने हस्तक्षेप किया होता तो मुजफ्फरनगर इस कदर नहीं जलता। वहीं जेडीयू ने प्रधानमंत्री के मुजफ्फरनगर दौरे का बचाव किया है। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि जख्म पर मरहम लगाने के लिए पीएम को वहां जाना ही चाहिए था। जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने भी प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम की इस मिजाज पुरसी को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मोदी की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने आडवाणी पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली पर चिट्ठी के जरिए निशाना साधने वाले आडवाणी को अब अचानक क्या हो गया जो सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे को सेक्युलर टूरिज्म बताने वाले बीजेपी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क उठे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि लाशों पर राजनीति करने वाले ऐसी बातें करते हैं। मुजफ्फरनगर मामले को लेकर यूपी यूथ कांग्रेस ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सूबे की सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर कल विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मुख्य विपक्षी दल बीएसपी समेत बीजेपी, आरएलडी ने भी कोहराम मचाया। विपक्ष मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर चर्चा की मांग कर रहा था। हंगामे के चलते 18 सितंबर तक विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। मुजफ्फरनगर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि हिंसा रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए गए। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान फंस गए लोगों को पूरी राहत पहुंचाई गई। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट तलब की थी। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि मौके पर 78 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया गया।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर हिंसा में 13 सितंबर तक 44 लोगों की मौत हुई, वहीं 97 लोग घायल हुए हैं। केंद्र ने यह भी बताया कि करीब 2500 लोग गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर में 26,909 और शामली में 14,900 लोग विस्थापित हुए हैं। उधर मुजफ्फरनगर के लोगों का पलायन करने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हजारों लोग आकर रुके हुए हैं। यहां पहुंचे लोगों का हाल जानने के लिए शासन प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में छापेमारी की। हालांकि विधायक जी हाथ नहीं आए। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज है। गृह मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। आईबी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने 12 राज्यों के 45 शहरों को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक शामिल हैं। दिल्ली में धार्मिक स्थल ढहाए जाने का विरोध यूपी के रायबरेली में गूंजा। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में एक समुदाय के हजारों लोगों ने रोड शो किया। छत्तीसगढ़ पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आडवाणी का ये रुख इस मायने में खास है क्योंकि मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आडवाणी खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दरअसल आडवाणी आज छत्तीसगढ़ के कलकोरबा में 500 मेगावाट की एक दिल्ली बिजली परियोजना का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। आडवाणी ने इसी दौरान मोदी की जमकर तारीफ की। रायपुर में बीजेपी की उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी ने महिला सम्मेलन के बहाने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। आडवाणी के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि मोदी अपने लौह पुरुष को छोड़कर लोहा मांगते फिर रहे हैं। मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर एक बार फिर नीतीश ने सवाल उठाया। बीजेपी ने मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग है, लेकिन पार्टी नेता मानते हैं कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं है। नरोडा पाटिया दंगे की दोषी गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को अभी भी गुजरात सरकार बचाने में लगी है। माया को 28 साल की जेल हुई है। कृषि मंत्री शरद पवार अब आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। नागपुर में उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 46 साल संसदीय पॉलिटिक्स की। जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनावों के नतीजों का ऐलान कर लिया गया। आयसा ने 4 सीटों पर कब्जा करके जीत का परचम लहराया है। युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए पाक सैनिकों ने पुंछ सेक्टर में भारी गोलीबारी की है। कई घंटे तक ये गोलीबारी चलती रही। गोलीबारी में पाक सेना ने रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया। मुंबई में सलमान खान की दबंगई देखने को मिली है। सलमान खान उनकी वीडियो क्लिप बना रहे अपने ही फैन पर भड़क गए, उसका फोन छीनकर फेंक दिया। सलमान के गुस्से की ये तस्वीरें लीलावती अस्पताल के सामने की है। यहां सलमान खान अभिनेता दिलीप कुमार का हाल जानने के लिए आए थे। इस बीच मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हुआ है। बुखार और बेचैनी की शिकायत पर उन्हें रविवार रात 9 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चारा घोटाला मामले में रांची की अदालत ने लालू यादव की ओर से की जा रही बहस पूरी नहीं हो पाई। फ्लाइट की देरी से लालू यादव के वकील रांची नहीं पहुंच पाए। अब इस मामले की सुनवाई आज होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका खारिज होने की संभावना से वापस ले ली गई। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को पंचकुला सीबीआई अदालत में पेश होने से छूट दे दी गई है। सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए उन्हें पेशी से छूट मिली है। अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाएगी। डोकरा इलाके में एक 9 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी रिश्ते में बच्ची का मामा है। जबलपुर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर तांत्रिक के जरिए बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है।
भोपाल में जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोप अशोक लेलैंड कंपनी के वाइस चेयरमैन अशोक तन पर लगा है। भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में फिर एक दरिंदगी का मामला सामने आया है। साउथ वेस्ट दिल्ली के नारायणा पार्क में 4 साल की बच्ची से रेप किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 8 साल की मासूम के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि रेप का आरोपी नाबालिग है। मुंबई से सटे ठाणे में एक मनचले ने एक लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों और जातिगत राजनीति करने वाले के बोल पार्टियों के लिए कड़वे होते जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक AK-47, 2 विदेशी पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में पुलिस ने एक और कदम उठाया है। पुलिस अब नक्सलियों की गैर कानूनी संपत्ति का ब्यौरा लेकर उन्हें जब्त करेगी। पटना से सटे बेहटा में सड़क हादसे में एक 8 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना से नाराज लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा। जिस ट्रैक्टर ने बच्चे को टक्कर मारी थी, लोगों ने उसमें जमकर तोड़फोड़ की। झारखंड के धनबाद में जमकर बवाल हुआ है। झरिया इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम कर रहे लोगों ने पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और टीटी के बीच टिकटों को लेकर हुई कहासुनी देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गई। टिकटों की अवैध वसूली को लेकर आरपीएफ के कुछ जवान टीटी से बहस करने लगे, जिसके बाद सभी टीटी की एकजुट हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कार लोगों के गुस्से की आग में जलकर खाक हो गई। दरअसल यहां गणपति विसर्जन के दौरान कार ने 2 लोगों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया था। हादसे में गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। प्याज एक बार फिर लोगों के आंसू निकाल रहा है। प्याज की कम आपूर्ति के कारण त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। नासिक मंडी में प्याज 5700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। यानी आपको आने वाले दिनों में प्याज 100 रुपए किलो खरीदना होगा। यूपी के रायबरेली में रेल कोच कारखाने के लिए जमीन देने वाले किसानों ने कारखाने का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 अनमोल के दोस्त हैं, जबकि 2 गार्ड्स हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी में हत्या की गई थी। आपको बता दें, एनआरआई अनमोल की मौत का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 अनमोल के दोस्त ही बताए जा रहे हैं, जबकि 2 गार्ड्स गिरफ्तार किए गए हैं।